स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिग्नलिंग। और आज हम शुरू करने वाले हैं जो नीट के लिए बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, जिसका कि नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। उसके बारे में हम शुरू करने वाले हैं। और हम जो नीट से बायोलॉजी से रिलेटेड किसी भी कोर्स यदि टॉपिक के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस कोर्स, इसके साथ साथ जो नीट के लिए बायोलॉजी है, इसके अलावा 12th BSc MSc के लिए बायोलॉजी की क्लासेस हम शुरू कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं यदि आप भी बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स में हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से जो पुष्पीय पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। और जो भी हमारे नोट्स हैं उन नोट्स को आप PDF फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। और इन नोट्स को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी सिग्नलिंग के नाम से, वहाँ आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर हम इन नोट्स को शेयर कर देंगे, वहाँ से आप इन नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। लेकिन ये जो नोट्स हैं आपको मिलेंगे जब लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तब आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। देखते हैं। सबसे पहला ये जो हमारा लेसन है, लेसन नंबर 2 है ये। और इसकी यदि हम बात करें बायोलॉजी यानी 12th का जो सिलेबस है उसकी हम बात कर रहे हैं। 12th के सिलेबस के अनुसार नीट के लिए इसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, या हिंदी में हो जाएगा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इन मतलब में किसमें, फ्लोरिंग मतलब पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, लेसन का ये नाम है। आगे देखते हैं हम। अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि जो पुष्प होता है या फ्लावर होता है उसकी बात करेंगे। तो पुष्प या फ्लावर क्या है? पुष्प क्या है? ऑर्गन ऑफ प्लांट्स। पुष्प क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि लैंगिक अंग होता है। पुष्प किसी भी पादप का लैंगिक जननांग होता है पादप का। तो प्रोडक्टिव पुष्प होता है हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट्स, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि जनन अंग होता है किसी पुष्प का। और ये क्या है? एक प्रकार का मॉडिफाइड शूट। शूट का अर्थ होता है कि प्लांट का वह भाग जो जमीन या मृदा के बाहर होता है वो पूरा भाग शूट कहलाता है। चाहे वो तना हो, पुष्प हो या फिर पत्तियां हो, सब हमारी मॉडिफाइड शूट होती हैं। इसी प्रकार से पुष्प भी क्या है? एक मॉडिफाइड शूट होता है। और इस पुष्प के 4 भाग होते हैं। 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर के होते हैं 4 भाग। अब 4 भाग कौन कौन से होते हैं? यहाँ आप ये जो जो दे रखा है आपको डायग्राम, इसको आप देख पा रहे होंगे। ये जो भाग है हमारा जो मृदा के बाहर है, ये क्या कहलाएगा? शूट, मॉडिफाइड शूट। और ये हमारा रूट्स कहलाएगा, रूट सिस्टम या जड़ तंत्र। तो इसके जो 4 भाग हैं पुष्प के, वो 4 भाग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक भाग है इसका कैलिक्स। कैलिक्स को बाह्य दलपुंज भी बोलते हैं। कोरोला, कोरोला को दलपुंज बोलते हैं। उसके बाद एंड्रोशियम, एंड्रोशियम को बोला जाता है पुमंग। इसी प्रकार गाइनोशियम, गाइनोशियम को बुलाता है जायंग। तो फिर ये जो होता है एंड्रोशियम क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या मेल रिप्रोडक्टिव अंग होता है। इसी प्रकार से गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव अंग होता है किसी भी पुष्प में या फ्लावर में, उसकी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम यदि बात करें कैलिक्स की, कैलिक्स को बाह्य दलपुंज कहते हैं। तो कैलिक्स क्या है? आउटर मोस्ट बर्ल ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द मेंबर ऑफ कैलिक्स आर कॉल्ड सेपल्स, यानी कि इसमें क्या है? जो कैलिक्स होते हैं, कैलिक्स की यदि हम बात करें कि कैलिक्स है क्या, तो कैलिक्स को आप ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख पाएंगे कि कैलिक्स की यदि हम बात करें, ये वाले जो भाग होते हैं यहाँ पर, इन भाग को बोला जाता है कैलिक्स। अब कैलिक्स एक भाग को नहीं बोला जाएगा, एक को बोला जाएगा सेपल या फिर बाह्यदल। लेकिन इसके जो समूह होंगे, जैसे एक ये है, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से अनेक होंगे। इन सबको मिलाकर सम्मिलित रूप से हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कैलिक्स। इसको नाम दिया जाएगा कैलिक्स या फिर बाह्य दल पुंज, बाह्य दलों का पुंज, यानी कि अनेक बाह्य दल जिसमें हो। और ये होता है आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर की तरफ होता है ये। आउटर मोस्ट बर्ल होता है और ये क्या करता है? पुष्प की कली का अवस्था में रक्षा करता है। तो इस प्रकार से ये हमारा कैलिक्स होता है। कैलिक्स की यूनिट क्या हो जाएगी? सेपल्स। सेपल्स या फिर बाह्य दल, और इसको हिंदी बोलेंगे दलपुंज। इसी प्रकार से यदि हम बात करें कोरोला की, तो कोरोला क्या है? कोरोला आप देख पा रहे होंगे, ये वाले जो कलरफुल भाग होते हैं पुष्प में उनको बोला जाता है कोरोला। तो कोरोला ये है। कोरोला किसको बोलेंगे? ये जो पूरा समूह है, यानी कि 1 2 3 जितने भी इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं, जितनी भी पंखुड़ियाँ जिनको हम कहते हैं, इस प्रकार से जितनी भी होंगी, उन सबको सम्मिलित रूप से हम कोरोला कहते हैं। उनको क्या बोला जाता है? सम्मिलित रूप से बोला जाता है कोरोला, उनको बोलेंगे कोरोला। और यदि हम एक की बात करेंगे, एक पंखुड़ी की बात करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे पेटल्स या फिर दल, और इसको बोलेंगे दलपुंज। कोरोला को बोलेंगे दलपुंज और इसकी यूनिट क्या होगी? दल होगी, पेटल। तो वर्ल वर्ल बिफोर कैलिक्स, कैलिक्स से पहले का वर्ल जो होता है वो मेंबर आर फॉर्म्ड ऑफ एज पेटल्स, यानी इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट क्या होती है? पेटल्स होती है। 1 2 3 ये सब जितने भी इसमें होंगे सब मिलकर कहलाएंगे क्या बोलते हैं हम? कोरोला, कोरोला या फिर दलपुंज।
उसके बाद यदि हम बात करें ये क्या होते हैं, मतलब चमकीले और कलरफुल होते हैं, और ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को पॉलिनेशन के लिए। यानी कि पंखुड़ियाँ जो होती हैं कलरफुल, वही क्या करती हैं, कीट जो होते हैं उन कीटों को परागण के लिए आकर्षित करती हैं। पुष्प कीट क्या होता है, पुष्प की ओर आकर्षित होकर पॉलिनेशन के लिए जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं, अगर इस पुष्प को हम देखें तो इस पुष्प में ये पेटल हो गया। उसके बाद आता है हमारा ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमारा ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये होता है स्टेमेन कहलाता है, ये पूरा भाग। अब इस स्टेमेन के दो भाग होते हैं, ये होता है परागकोश और ये होता है पुतंतु। इसकी बात हम अभी करने वाले हैं, तो देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एंड्रोसियम की। एंड्रोसियम, एंड्रोसियम या इसको हिंदी में बोलेंगे पुमंग। एंड्रोसियम को हिंदी में क्या बोला जाएगा, पुमंग। पुमंग क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है पुष्प में। तो ये क्या है, मेल स्ट्रक्चर, मेल सेक्सुअल स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं नर जननांग। ये क्या होता है, एक नर जननांग होता है पुष्प में। और यदि हम बात करें है क्या, तो वर्ल ऑफ स्टेमेन, पुंकेसर का समूह। वर्ल का अर्थ होता है जब एक संरचना एक स्थान से यहाँ से अनेकों प्रकार के जब कोई स्ट्रक्चर निकल रहे हैं तो ये यहाँ एक से जुड़े हैं, ऐसे समूह को बोला जाएगा वर्ल। तो इसी प्रकार से जो एंड्रोशियम होता है, एंड्रोशियम ये हमने देखा था डायग्राम में, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे जो डायग्राम हमारा, ये वाला जो डायग्राम है, इसमें ये हमारा एक स्टेमेन है, एक ये स्टेमेन है, एक ये स्टेमेन है, एक ये स्टेमेन है। ये सब जितने भी स्टेमेन एक पुष्प में होंगे सब मिलकर कहलाएंगे हमारे एंड्रोसियम या फिर पुमंग, और उनको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पुष्प का नर जननांग। अब यहाँ यदि हम बात करें ये जो स्टेमेन है, स्टेमेन या पुंकेसर क्या होता है, तो पुंकेसर की स्ट्रक्चर दे रखी है। इस स्ट्रक्चर में पुंकेसर के दो भाग होते हैं यहाँ पे, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट या पुतंतु। उसके साथ साथ एक भाग और होता है ये वाला भाग, इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव या फिर संयोजी, कनेक्टिव या संयोजी। और यदि हम बात करें ये जो एंथर होता है, तो इस ये एंथर की क्या विशेषता होती है, एंथर की विशेषता की यदि हम बात करें तो ये बाइलोब्ड या द्विपालिक होता है, एक पूछा जाता है क्वेश्चन। और डाइथेकस होता है, डाइथेकस या द्विपरती, दो परतें पाई जाती है इसमें, और दो ही पालियां होती हैं, टू बाइलोब्ड और डाइथेकस होता है। डाई मतलब दो, थेकस मतलब परतें, और बाई मतलब दो, लोब्ड मतलब पाली। इसी प्रकार यदि हम बात करें इसका जो एंथर है, एंथर का यदि हम टीएस या ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं तो इसमें हमें दिखाई देती हैं लघु बीजाणुधानी या माइक्रो स्पोरेंजिया। और ये जो माइक्रो स्पोरेंजिया होती हैं डेवलप्ड होकर या विकसित होकर यही निर्माण करती हैं पराग कोश का, किसका, पराग कोश का निर्माण करती हैं। इसी के साथ यदि हम देखें कि ये जो दे रखा है हमें स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, तो एंथर क्या है, वर्ल मतलब वॉल्स ऑफ एंथर। यहाँ पर हम परागकोश की संरचना की बात करेंगे, एंथर को बोलते हैं परागकोश। तो परागकोश की संरचना में इसकी जो वॉल्स या भित्तियां हैं उनकी बात कर लेते हैं। चार भित्तियां होती हैं इसमें। पहली भित्ति होती है एपिडर्मिस, जिसको अधिचर्म कहते हैं, और दूसरी भित्ति होती है एंडोथीशियम, जिसको अंतःस्तर कहते हैं, ये 2n होती है। इसी प्रकार तीसरी होती है मिडिल लेयर, इसको मध्य परत कहते हैं, ये 2n होती है। और चौथी होती है टैपिटम, जिसको हम आंतरिक या सबसे इनर मोस्ट कहते हैं, और इसका दूसरा नाम होता है नर्स सेल्स। इसका दूसरा नाम क्या होता है, नर्स सेल, क्योंकि ये क्या करती है, पोषण प्रदान करने का काम करती है पराग कणों को। और ये जो तीनों लेयर होती है हमारी ये वाली, ये क्या करती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स, ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करने का कार्य करती हैं, सुरक्षात्मक आवरण के रूप में कार्य करती हैं परागकोश के लिए। और यहाँ यदि हम देखें कि 4 लेयर आर प्रेजेंट इन यंग एंथर, जो हमारा परिपक्व परागकोश होता है उसमें 4 लेयर पाई जाती हैं, 1 2 3 4। तो जो चौथी वाली लेयर है हमारी सबसे लास्ट वाली, इसको हम बोलते हैं नर्स कोशिका भी बोला जाता है, और इसका मुख्य कार्य होता है पोषण प्रदान करना। देखते हैं आगे अभी हम इसकी विशेषता। तो जो टैपिटम होती है हमारी, टैपिटम, उसकी विशेषता देख लेते हैं। एक तो ये क्या है, सबसे भीतरी परत होती है, इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर होती है। उसके बाद यदि हम बात करें साइटोप्लाज्म अधिक, यानी इसमें साइटोप्लाज्म अधिक होता है, इसलिए न्यूट्रिटिव या पोषण प्रदान करने का काम करती है, और इसलिए इसको हम नर्स सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नर्स सेल। इसी प्रकार और इसकी विशेषता क्या होती है, बहुगुणिता प्रदर्शित करती है। बहुगुणिता का अर्थ होता है कि इसमें क्या होता है, पॉलीप्लॉइडी लेवल होता है, यानी इसमें एन, बहुत सारे एन होते हैं, क्योंकि जब इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से यहाँ पर अनेक परागकोश होंगे, एन एन एन, इस प्रकार से ये प्रदर्शित करती है पॉलीप्लॉइडी या फिर बहुगुणिता। और इसके एप्लीकेशंस की यदि बात करें तो इसका जो एप्लीकेशंस का यूज़, इसका यूज़ क्या होता है, या इसका मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करना, परागकोश को, पराग कणों को पोषण प्रदान करना, इसका मुख्य कार्य होता है। इसी प्रकार हम आगे देख लेते हैं, जो डायग्राम है उसको देखते हैं। मोर देन वन न्यूक्लियस मल्टी न्यूक्लिएटेड यंग एंथर।
तो जो यंग एंथर होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी उसमें अनेक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को। तो यहाँ हम देख पाएंगे स्ट्रक्चर हमारे पास एक परागकोश की स्ट्रक्चर है ये। और इस स्ट्रक्चर में ये क्या है, हमारा टीएस है, ट्रांसवर्स सेक्शन है परागकोश का। और इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और कनेक्टिव, इसके साथ हमारी टैपिटम भी है इसमें। तो यहाँ पर ये क्या है, दो पॉली होती हैं इसमें, दो पाली का अर्थ ये है कि जैसे यहाँ से इसको यदि हम देखें तो एक तो ये वाली पाली हो गई, एक ये पाली हो गई, दो पाली हो गई। अब दोनों पालियों में दो दो माइक्रोस्पोरेंजिया, एक माइक्रोस्पोरेंजिया, दो, तीन, चार, इस प्रकार से इसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं और दो पाली होती हैं। और ये डाइथिकस होती है। डाइथिकस का अर्थ होता है इसमें दो लेयर होती है, जैसे एक ये वाली और एक ये। इस प्रकार से ये जो परागकोश होता है वो क्या होता है, डाइथेकस होता है, या एंथर कैसा होता है, डाइथेकस। और बाइलोब्ड, बाइलोब्ड का अर्थ होता है दो लोब इसमें पाई जाती है, जैसे एक ये है और एक ये है। बाई का अर्थ होता है टू। अब इसके बाद यदि हम बात करें क्या है इसमें, जैसा कि ये नाम दे रखा है लघु बीजाणु और जनन, या हिंदी में देखें माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। माइक्रो स्पोर का अर्थ होता है लघु बीजाणु, जेनेसिस का अर्थ होता है जनन या फिर उसका निर्माण होना। तो इसमें हम लघु बीजाणु का निर्माण करेंगे। और लघु बीजाणु क्या होता है, पराग कण होता है। तो उसका निर्माण कैसे होता है उसकी बात हम करने वाले हैं, कौन कौन सी स्टेप्स हैं। तो इसमें हमारा जो स्पोरोजीनस टिश्यूज होते हैं, इनको हम अगर हिंदी में बोलें तो ये हो जाएगा हमारा बीजाणु जनक ऊतक। बीजाणु जनक ऊतक जो 2n होते हैं, कैसे होते हैं, 2n या फिर द्विगुणित होते हैं। इसकी प्रत्येक कोशिका जो होती है, इस ऊतक की प्रत्येक कोशिका जो होती है वो पीएमसी या पोलेन मदर सेल और मियोटिक सेल्स की तरह कार्य करती है, जो कैसी होती है, 2n होती है। अब इसके बाद यदि हम बात करें इस 2n मियोटिक या पीएमसी से क्या होता है, मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होता है लघु बीजाणु या माइक्रो स्पोर बनते हैं और अर्धसूत्री विभाजन से बनेंगे। तो ये कैसे होंगे, ये होंगे एन या फिर आगुणित। तो आगुणित क्या बन गए हमारे, लघु बीजाणु बन गए। लघु बीजाणु या जिनको हम लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर कह सकते हैं। और ये क्या होते हैं, एक लेयर द्वारा जुड़े रहते हैं आपस में चारों। और इस ग्रुप को या समूह को हम कहेंगे टेट्राड। इसको क्या कहते हैं, टेट्राड, या हिंदी में इसको बोलते हैं चतुष्क। हिंदी में बोलते हैं इसको चतुष्क। अब ये जो टेट्राड या चतुष्क होता है, ये क्या होता है, ये जो परिपक्व हमारा परिपक्व एंथर होता है उस एंथर में पाया जाता है, ये बैल परिपक्व एंथर में। और ये जो टेट्राड होता है, टेट्राड की जो लेयर्स होती है वो क्या होती है, यहाँ से डिजोल्व हो जाती है। डिजोल्व होने के बाद जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। और सभी माइक्रोस्पोर एन 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 और ये सेपरेट होकर क्या बनाते हैं, आगुणित लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर का निर्माण करते हैं। तो माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है स्पोरोजीनस टिश्यू से। जो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये कैसा होता है, हमारा 2n होता है। इसकी प्रत्येक कोशिका क्या होती है, पीएमसी की तरह कार्य करती है, पोलेन मदर सेल्स की तरह कार्य करती है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है हमारा लघु बीजाणु या फिर माइक्रोस्पोर, जो एक टेट्राइड के रूप में समूह में होता है। यहाँ से ये जो इसकी टेट्राइड होता है वो डिजोल्व हो जाता है, जिसके कारण प्रत्येक माइक्रोस्पोर सेपरेट हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे इसमें, अब देखने वाले हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, या हिंदी में हो जाएगा लघु बीजाणु की संरचना। क्या हो जाएगा, लघु बीजाणु की संरचना। तो लघु बीजाणु की संरचना हम देख लेते हैं। पहले हम डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम को आप देख पाएंगे, डायग्राम के चारों ओर ये वाली लेयर है एक, और उसके बाद अंदर एक हमारा गोल सर्कल है, इसको आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें यदि हम बात करें, ये जो हमारा यहाँ पर डॉट डॉट ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या होता है, ये इसमें वैक्यूल या फिर जिसको हम रिक्तिका कहते हैं हिंदी में, और ये रिक्तिका है। इसके साथ यदि हम बात करें बाहर की तरफ, ये जो मोटा आवरण है ये क्या हमारा, ये होता है बाह्य चोल, इसको एक्साइन कहते हैं। इसी प्रकार ये हमारा जो गोल है हमारा वो क्या होता है, अंत्यचोल होता है, जिसको इंटाइन कहते हैं। और इसमें जो स्थान स्थान पर छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं जर्मपोर या फिर जनन छिद्र। और ये इसमें एक हमारा न्यूक्लियस होता है या फिर केंद्रक होता है। और इसमें जो द्रव्य भरा होता है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं कि जो हमारा एक्साइन होता है, एक्साइन वो क्या होता है, सॉलिड होता है, यानी ठोस होता है। और ये पादप जगत का सबसे ठोस पदार्थ होता है। और ये कैसा होता है, रेसिस्टेंस का अर्थ होता है इसमें प्रतिरोधक होता है। किसके लिए, एसिड और एल्कलाइन, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा
एल्कलाइन एल्कोहली मीडियम होता है। उसके अलावा हाई टेम्परेचर एंड एंजाइम, यानी इस पर जो बाह्य चोल है या एग्जाइन है, इस पर किसी भी प्रकार के एंजाइम का विपरीत परिस्थिति का या हम कह सकते हैं कि गर्मी का सर्दी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये क्या होता है, प्रतिरोधी या फिर रेजिस्टेंस होता है। और ये बना किसका होता है, ये बना होता है स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का बना होता है। स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन एक पदार्थ होता है, उसका बना हुआ होता है, जिसके कारण इसका अपघटन नहीं हो पाता है और इसकी वजह से ही हम परागकण को लंबे समय तक जीवाश्म के रूप में रख सकते हैं। वहीं हम बात करें इंटाइन या अंतःचोल की, ये बनी होती है सेलुलोज प्लस पैक्टिन की, जिसको हम पैक्टोसेलुलोज कहते हैं सम्मिलित रूप से। यही ये क्या होती है, सेलुलोज और पैक्टिन ये मिलकर पैक्टोसेलुलोज कहलाती है। और यदि हम बात करें परागकण का जो साइज होता है वो होता है 25 से 50 म्यू एम, 25 से 50 म्यू एम इसका साइज होता है। तो पैक्टोसेलुलोज की क्या बनी होती है, इसकी इंटाइन या फिर अंतःचोल, और बाह्यचोल होती है स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई, जो कठोरतम पदार्थ होता है, इसका अपघटन नहीं होता है। तो आगे देखते हैं आगे हम देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। तो माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट कैसे होता है, माइक्रोस्पोर में क्या होगा, एक मियोटिक डिवीजन, मियोटिक मतलब समसूत्री, समसूत्री विभाजन होगा। इससे दो सेल्स बनेंगी, दो कोशिकाएं बनेंगी। इसमें से एक कोशिका जो होगी वो वेजिटेटिव सेल होगी, जिसको हम कायिक कोशिका कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, कायिक कोशिका हिंदी में कह सकते हैं। और ये आगुणित होगी, क्योंकि समसूत्री विभाजन से, माइक्रोस्पोर है ना, एन है ये, तो समसूत्री विभाजन से बना है। अब इसी प्रकार इसमें एक सेल्स और बनेगी, जो कैसी होगी, जेनरेटिव, जिसको जनन कोशिका कहते हैं। तो इस प्रकार से दो सेल्स बनेंगी। अब इन दो सेल्स में ये जो वेजिटेटिव सेल या कायिक कोशिका होगी, इसकी क्या विशेषता होगी, तो इसकी विशेषता होगी कैसी होगी, साइज में बिग यानी बड़ी होगी, और इरेगुलर न्यूक्लियस होगा इसका, यानी रेगुलर मतलब रेगुलर नहीं होगा। उसके बाद अबंडेंट फूड रिसोर्स, इसमें बहुत ज़्यादा फूड रिसोर्सेस होंगे। इसी के साथ यदि हम बात करें, जो जेनरेटिव सेल होगी, इसका साइज़ क्या होगा, कम होगा, और इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनका निर्माण, या ये स्पिंडल या तंतु रूपी होगी, तंतु के समान होती है। तो इस प्रकार से ये इसकी विशेषता होती है। उसके साथ और विशेषता की बात करें तो दो कोशिकीय या टू सेल्ड या दो कोशिकीय लघु बीजाणु होता है। दो कोशिकीय लघु बीजाणु क्या होता है, 60% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन, टू सेल्ड पोलन ग्रेन, यानी कि ये क्या होता है, दो कोश की अवस्था में, जो अभी हमने देखी थी कायिक कोशिका, और एक जेनरेटिव या जनन कोशिका के रूप में परागकोश से बाहर निकलता है या फिर मुक्त होता है। और अदर एंजियोस्पर्म की यदि हम बात करें तो उनमें क्या होता है, जेनरेटिव सेल्स माइटोसिस के द्वारा दो मेल गैमेट का निर्माण करती है। इस प्रकार से 3 सेल स्टेज बन जाती है, और उसमें भी क्या होता है, परागकण परागकोश से बाहर आता है। तो 60% जो एंजियोस्पर्म होंगे उनमें तो क्या होगा, दो कोश की अवस्था में, दो कोशिकाएं कौन सी होंगी, जैसा कि अभी हमने देखा था, कौन कौन सी दो कोशिकाएं, ये दोनों कोशिकाएं परागकोश में होंगी। और उन कोशिकाओं के विकसित होने के बाद परागकण क्या होगा, परागकण में होंगी, परागकण उससे बाहर आएगा परागकोश से। लेकिन इसके अलावा जो और हमारे प्लांट्स बचे 60% के अलावा, उसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, क्योंकि उसमें जो जेनरेटिव सेल्स होती है वो दो मोएल गैमेट का निर्माण करती है। तो यहाँ हम इसका महत्व देख लेते हैं, पोलन ग्रेन का क्या महत्व है। तो पोलन ग्रेन के महत्व की बात करें, ये क्या होता है, मेल गैमेट होता है। उसके साथ इसकी जो वेबिलिटी होती है या जीवन क्षमता, वो अनाज या राइस व्हीट के केस में 30 मिनट होती है। कितनी होती है, 30 मिनट होती है। उसके साथ यदि हम बात करें तो इसमें ये दे रखा है हमें इधर कि सोलिनेसी, लेग्यूमिनेसी और रोजेसी की जो होती है कुछ मंथ तक या कुछ महीनों तक वायबिलिटी होती है, या हम कह सकते हैं जीवन क्षमता होती है, या सक्षम रहने की क्षमता होती है। इसके बाद यदि हम बात करें, ये क्या कर सकते हैं, पोलन ग्रेन एलर्जी उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे कि पार्थिनियम या गाजर घास का जो परागकण होता है वो एलर्जी उत्पन्न करता है। उसके साथ ये पोषक, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे एथलीट्स होते हैं वो इसको पोषक के रूप में, इनसे पोषक तत्व या पोषक पदार्थ बनाए जा सकते हैं। और इनका संग्रह स्टोरेज किया जाता है पोलन बैंक में, इनका स्टोरेज किया जाता है पोलन बैंक में। और उसके लिए क्या करते हैं हम, पोलन बैंक में स्टोरेज करने के लिए इसको क्रायो प्रिजर्वेशन किया जाता है। इसका क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है, एक टेक्निक है जिसमें परागकण को -196 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड N2 या नाइट्रोजन में रखा जाता है, जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। और
रूप में इसको पोलन बैंक में रखा जाता है, जिससे भविष्य में आवश्यकता होने पर इनका उपयोग कर सकते हैं और ये क्या होते हैं, जीवनक्षम बने रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। और यदि आप भी नीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर 12th बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कोर्स, कैरियर ऑप्शन पर जानकारी लाते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और यदि आप इन नोट्स को PDF फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, बायोलॉजी सिग्नलिंग, वहाँ आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके बाद आपको वहाँ पर ये नोट्स मिल जाएंगे। लेकिन ये जो नोट्स होंगे, ये नोट्स हम तब वहाँ पर सेंड करेंगे जब हमारा ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नोट्स आपको वहाँ पर ये मिल जाएंगे जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।